चलो, राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग जान रहे थे कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रीय चेतना का विकास राष्ट्रवाद कहलाता है। किसका विकास? राष्ट्रीय चेतना का विकास क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। गांधी जी तक हम लोग आए थे कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। 1891 में बैरिस्टर की पढ़ाई करके भारत आए थे और 1893 ईस्वी में, कब की बात है, 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। एक गुजराती भारतीय व्यापारी था, उनका केस लड़ने के लिए, और वहां से 1915 में भारत आए। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की, साबरमती नदी के तट पर ही। और 1917 में, कब की बात है, 1917 में वो पहली बार भारतीय लोगों के समक्ष आए। 1916 में आए थे पहली बार, जब साबरमती आश्रम की उन्होंने स्थापना की थी। लेकिन इसकी शुरुआत सर्वप्रथम उन्होंने कब की? 1917, चंपारण सत्याग्रह। यह वह पहला आंदोलन था जब महात्मा गांधी पूरे तरीके से भारतीय राजनीति में प्रवेश कर चुके थे। हम इनकी बात बाद में करेंगे, महात्मा गांधी की बात बाद में करेंगे। क्यों बाद में करेंगे? क्योंकि हमने कुछ चीजें ऐसी पढ़ी थी पिछले क्लास में जिनको समझना जरूरी है। जैसे लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की थी, लखनऊ समझौता 1916 की बात की थी, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम आया था, भारत परिषद अधिनियम आया, इन सब की चर्चा हमने की थी। तो भारत में जो राष्ट्रवाद की शुरुआत है, उसकी देन के पीछे एक और प्रमुख कारण था। ये जो गांधीयन एरा हम पढ़ रहे हैं, जब गांधी जी आए तो उन्होंने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए जो उपनिवेशिक शक्तियों से परेशान लोग थे, जो अलग अलग समूहों में बटे हुए थे, उनको गांधी जी और कांग्रेस ने गांधी जी और कांग्रेस ने इकट्ठा करना शुरू किया। अब जब तक लोगों का समूह नहीं बने, तब तक किसी भी आंदोलन को ताकत नहीं मिलेगी। ये 5 उंगली है, एक एक को पकड़ के तोड़ोगे टूट जाएगा, कितना भी बड़ा पहलवान क्यों ना हो। लेकिन अगर उसने मुट्ठी बंद कर ली, ये पांचों भाई आपस में अगर मिल गए, तो इसको खोलना नामुमकिन है और ताकत भी कई गुना बढ़ जाती है। ये काम भारतीय राजनीति में गांधी जी और कांग्रेस करेंगे। गांधी जी के आने के बाद तो बाकायदा ये चीजें और भी बढ़ जाएंगी, समूह की ताकत और बढ़ जाएगी। एक और कारण जो भारत में राष्ट्रवाद के जनक के रूप में माना जाता है, वो था प्रथम विश्व युद्ध। कब हुआ था? 1914 से 18 ईस्वी तक। पहले कांग्रेस की बात करते हैं, कब गठन हुआ था? तो दिसंबर 1885 ईस्वी में। किसके द्वारा? ओ ह्यूम के द्वारा। अभी ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं कांग्रेस के बारे में, बस इतना ही बात करना है। गांधी जी और कांग्रेस ने लोगों को एकत्रित करना शुरू किया। अब देखो, ये जो 1914 से 18 तक का काल था, इसने विश्व में हलचल मचा दिया। क्यों हलचल मचा दिया? इसने एक नई
आर्थिक व्यवस्था को जन्म दिया। साथ में एक पेचीदा राजनीतिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था कैसे? अब हमको युद्ध लड़ना है तो उसके लिए तो पैसे चाहिए, तो ये मुनाफे की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा केंद्रित हो गया। ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की होड़ लग गई एक देश से दूसरे देश के बीच में। राजनीतिक व्यवस्था इतनी कुटिल होती चली गई, इतनी जटिल होती चली गई, लोगों को समझ में ही नहीं आता था कि हम किस कौन मेरा मित्र है और कौन मेरा दुश्मन। जिसको जहां फायदा दिखता था वहीं पे अपनी राजनीति शुरू कर देते थे, उसी देश के साथ अपना संबंध स्थापित कर देते थे। वर्तमान परिदृश्य ले लो, भारत का जो वर्तमान परिदृश्य है वो हमें ज्यादा सुटेबल नजर आता है उस समय की घटना से। भारत अमेरिका के ज्यादा करीब आ गया था हाल के कुछ वर्षों में, खास तौर से जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो ये ज्यादा नजदीक आ गए थे अमेरिका के। भारत और अमेरिका के संबंध बेहतर होने लगे थे, जबकि इतिहास गवाह रहा है कि जब जब भारत को मुसीबत पड़ी है तो रूस ने हमेशा मदद की है। शुरुआत से ही जब जब भारत मुसीबत में था तो अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था और रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया था। जब जब भी युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, तो रूस ने हमारी मदद जरूर की है। चाहे वो परमाणु संयंत्र बनाने की बात हो भारत में या किसी अन्य प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तो रूस का सहयोग हमेशा से आगे रहा। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में भारत अमेरिका के ज्यादा करीब होता चला गया और अमेरिका को ये लगा कि भारत अब कमजोर होता जा रहा है। अभी हाल की घटना देखोगे, 50% ज्यादा टैरिफ कर दिया कि भारत से जो सामान अमेरिका जाएगा उसका दाम अगर 100 रुपया होगा तो वो वहां 150 में मिलेगा। इससे क्या होगा, भारत से जो सामान जा रहा है बन के, वो लोग वहां कम खरीदेंगे। यदि महंगा हो गया तो कम खरीदेगा। वो अपने सामान की डिमांड मार्केट में बनाए रखना चाहता है। तो ये अमेरिका की नीति है, कूटनीतिक नीति है। वहीं पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है वर्तमान समय में। अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए तो कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने बोली है कि मैंने ही मध्यस्थता करवाई है, मैंने ही रोका है। तो ये सब राजनीतिक व्यवस्था का जन्म है, ऐसी कुटिल नीति है जो हमारी समझ के बाहर है। कुछ एनालिटिक्स जो करते हैं विपक्ष के लोग, वो कहते हैं कि अमेरिका में मोदी के खिलाफ केस चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ, जिसकी वजह से वो डरे हुए रहते हैं कि उनको शायद फांसी न दे दी जाए। अब ये अलग अलग मंचों पर अलग अलग चर्चाएं चलती रहती हैं। तो क्या मुद्दा है, क्या है, वो भारत का विदेश मंत्रालय ही जानता होगा। भारत चीन के ज्यादा करीब आ रहा है, जो ज्यादा हानिकारक आने वाले वर्षों में हो सकता है। कुछ रिपोर्ट ऐसे दिखाते हैं जो स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं कि भारत हमारी सरजमी में घुसा चला रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, चीन हमारी सरजमी में नहीं घुसा, वो अपने बॉर्डर के किनारे ही घर बना रहा है, जबकि बॉर्डर के एरिया में घर बनाना नहीं चाहिए। अमूमन लोग नहीं बनाते हैं या उसकी मनाही होती है। तो ये कुछ चीजें अभी वर्तमान में घटित होती जा रही हैं, जिसका प्रभाव भारत के भविष्य पर पड़ेगा, आगे आने वाले समय में पड़ेगा। वहीं आर्थिक व्यवस्था भी भारत की कमजोर होती जा रही है। कोविड के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था में उतना तेजी से विकास नहीं हो पाया, उतनी तेजी से ग्रोथ नहीं हो पाया जितनी तेजी की उम्मीद की जा रही थी।
उस समय की बात है जब 1914 से 18 के बीच की बात है, प्रथम विश्व युद्ध के बीच की बात है। आर्थिक व्यवस्था और ये जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो नए संबंधों के तरफ, नए दौर के तरफ या जटिलता की तरफ बढ़ता चला जा रहा। लोग अर्थव्यवस्था को रक्षा व्यय से जोड़कर देखने लगे थे। अर्थव्यवस्था अच्छा होगा तो हम उसका अधिकांश भाग इस पर करेंगे, देश की सुरक्षा पर करेंगे। तो इसके लिए खर्चे बढ़ गए। आधुनिक जो हथियार होते हैं उनके लिए नई नई मशीनरियों का निर्माण होने लगा, नई नई खोजें की जाने लगी कि आधुनिक अस्त्र शस्त्र कैसे बनाए जाए। तो इसका व्यय बढ़ता चला गया। इसके लिए कर्जे ली गई, करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, आयकर शुरू कर दिया गया। तो ये कुछ घटनाएं घटी उस समय में। खास तौर पर ये रक्षा व्यय का अधिकांश हिस्सा उपनिवेशों से वसूला जाने लगा। ये जो कर्जे लिए जाने लगे, तो कर्ज लोगे तो उस पर कुछ टैक्स भी देना पड़ता है, कुछ ब्याज भी देना पड़ता है उसका। तो वो ब्याज लेने के लिए अंग्रेज उपनिवेशों पर निर्भर रहने लगे। करों में वृद्धि कर दी गई, जितने भी कर उपनिवेशों पर लगाए गए थे उनमें वृद्धि कर दी गई, ताकि जो शासक वर्ग हैं, जो उपनिवेशों पे शासन कर रहे हैं, उनकी आमदनी क्या हो, बढ़ जाए। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। जैसे बिहार की सीमा क्रॉस करके हम लोग झारखंड की सीमा में जाएंगे तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा, वो बढ़ा दिया गया। कोई बाहर से अगर कोई सामान बेचने आता भारत में तो उसको सीमा शुल्क ज्यादा देना पड़ता। ये काम अंग्रेजों ने कर दिया था। आयकर शुल्क बढ़ा दिया, इनकम टैक्स लगा दिया गया कि अगर आप जॉब करते हैं तो उसके ऊपर भी आपको कुछ पैसा, उसमें से कुछ हिस्सा सरकार को देना पड़ेगा। तो यहीं से आयकर की शुरुआत होती है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटना। धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि ये अंग्रेज सिर्फ उपनिवेशों को ही लूट कर खाएं। एक बड़ा रीजन और एक बड़ा रोल किसका था? तो प्रथम विश्व युद्ध का भी रहा। युद्ध के दौरान चीजें महंगी होने लगी। 1913 से लेकर 1918 के बीच का दौर ऐसा आया जब सभी चीजों की कीमतें लगभग दोगुनी हो गई थी। पकड़ पकड़ के सिपाहियों को भर्ती किया जाने लगा कि आ जाओ भाई, भर्ती हो जाओ, युद्ध में सैनिकों की जरूरत है। देखो, हमारे जो लोग थे, हमारे जो बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने भी अंग्रेजों की मदद की थी प्रथम विश्व युद्ध में, इस मुंह से कि ये हमें इसके बाद आजादी दे देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कीमतों में वृद्धि होने लगी, इसका सारा असर गरीब जनता पे होने लगा। अब गांव से लोगों को जबरन जब पकड़ के ले जाया जाने लगेगा तो खेती बदहाल होगी, बहुत ज्यादा की फसलें नष्ट हो जाएंगी। 1921 की जनगणना के 1921 में जो जनगणना हुई थी उसमें बताया गया कि लगभग 120 से 130 लाख लोग मारे गए। किससे मारे गए? तो महामारी से मारे गए, अकाल से मारे गए। इस दौर में अकाल भी आया था। एक बड़ा रीजन वो भी है किसका? लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का। जब लोग भूखे मरने लगेंगे तो लोग चाहेंगे कि हम, जो हमारे शासक समूह है, उसके खिलाफ हम लोग क्या करें, उसके खिलाफ हम लोग आक्रमण कर दें। अब लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद क्या होगा, मुसीबतें कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसी समय उदय होता है भारत के मानस पटल पर किसका? महात्मा गांधी का। किसका? महात्मा गांधी का। गांधी जी के बारे में थोड़ी सी बातें हम लोग जाने थे। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन आएंगे? तो गांधी जी का
आगमन होगा। 9 जनवरी 1915 को ये भारत लौटेंगे और भारत आने के बाद ये आम जनता से रूबरू होंगे। तो हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध किस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद को फैलाने में मदद किया, या गांधी जी के उत्थान में किस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध का 1914 से लेकर जो 1921 तक का समय है, उसमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना भारतीय लोगों ने किया। जबरन सैनिक बनाए गए, कर्जे वसूले गए, आयकर लगाया गया। इन विभिन्न कारणों से लोगों को लगा कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हमारी मुसीबतें कम हो जाएंगी। ऐसा हुआ नहीं, और उसी समय आगमन होता है जनवरी 1915 में भारत की धरती पर एक महात्मा का, जिसने बिना खड्ग बिना ढाल के युद्ध किया और एक नई जन आंदोलन की पद्धति निकाली, जिसको कहा गया सत्याग्रह। और इस सत्याग्रह का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना। किसके लिए? सत्य के लिए आग्रह। किसके लिए आग्रह? सत्य के लिए आग्रह करना, है ना। सत्य के लिए आग्रह। तो जन आंदोलन की एक नवीन पद्धति थी, जिसका अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह। क्या कहते हैं इसको? सत्य के लिए आग्रह। अब इसका अर्थ क्या होता है? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, क्या सच्चा है? उद्देश्य सच्चा हो आपका, तो इसको पाने के लिए, इस सच्चे उद्देश्य को पाने के लिए, सच्चे उद्देश्य को पाने के लिए शारीरिक बल की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं। और भारत में सबसे पहला जो सत्याग्रह किया था, ये 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह। ईस्वी की बात है, 1917 ईस्वी की बात है। बिहार के चंपारण नामक जगह पर चंपारण सत्याग्रह किया। किसके खिलाफ किया? तो नील की खेती के खिलाफ। नील की खेती के विरोध में। कौन आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल इनको आमंत्रित किए थे। आमंत्रित कौन आमंत्रित किए थे इनको? तो राजकुमार शुक्ल महोदय इनको आमंत्रित किए थे कि आप बिहार आइए और बिहार के लोगों को इस नील की खेती के विरुद्ध आंदोलन किया था। तो सत्याग्रह क्या है? सत्य के लिए आग्रह। उद्देश्य अगर उनका मानना था, इसका अर्थ होता है, सत्याग्रह का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? कि अगर उद्देश्य सच्चा हो, लिख लेना पूरी लाइन, अगर उद्देश्य, किसी व्यक्ति का उद्देश्य सच्चा हो तो उसे पाने के लिए शारीरिक बल की जरूरत नहीं है। गांधी जी का ऐसा मानना था कि सत्याग्रह भारतीय लोगों को एकजुट करके रख सकता है। और इसी पहलू में सबसे पहला जो आंदोलन किया
वो सबसे पहला आंदोलन 1917 ईस्वी में चंपारण, बिहार के चंपारण जिले में चंपारण सत्याग्रह करके किया। और नील की खेती का विरोध, यानी नील की खेती के विरोध में यह आंदोलन हो रहा था। और इसमें गांधी जी आए और नील की खेती, या इसको तिनकठिया पद्धति भी कहते हैं, नील की खेती के लिए जो पद्धति अपनाई जाती थी उसको कहते थे तिनकठिया पद्धति। 1/3 भाग में आपको अपने भूमि के, कुल भूमि के 1/3 भाग में नील की खेती करनी हो। जैसे किसी के पास 9 कट्ठा भूमि हो तो 1/3 भाग में, यानी 3 कट्ठे में क्या करना पड़ेगा, नील की खेती करनी पड़ेगी। इसको तिनकठिया प्रणाली कहा जाता है। और इसकी शुरुआत 1917 ईस्वी में पहले से हो रही थी। और राजकुमार शुक्ल के बुलाने के बाद राजकुमार शुक्ल गांधी जी को आमंत्रित किए थे, और आमंत्रित करने के बाद 1917 में गांधी जी आए और चंपारण सत्याग्रह में हिस्सा लिया। इसके बाद गुजरात के खेरा में भी इन्होंने हिस्सा लिया सन 1917। गुजरात के खेरा नामक जगह पर खेरा आंदोलन में हिस्सा लिया। उसके बाद सन 1918 ईस्वी, कब की बात है, 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में कब की बात है, 1918 ईस्वी की बात है, गुजरात के अहमदाबाद में इन्होंने सत्याग्रह किया। अब 1917 में कहाँ का सत्याग्रह किया था, तो 1917 में 2 सत्याग्रह याद रखना है, चंपारण और गुजरात के खेरा में खेरा आंदोलन। एक नील की खेती के विरुद्ध, और दूसरा ये फसल बर्बाद होने के कारण, इसके कारण फसल खराब होने के कारण। और ये गुजरात के जो अहमदाबाद में हुआ था वो मिल मालिकों का विरोध। इसमें भी इन्होंने क्या किया, हिस्सा लिया था। तो गुजरात के खेरा में और गुजरात के ही अहमदाबाद में इन्होंने हिस्सा लिया था। अब अगला जो बड़ा पॉइंट आता है वो आता है रॉलेट एक्ट। आता है रॉलेट रॉलेट एक्ट या रॉलेट एक्ट एक ही है, रॉलेट एक्ट ही पढ़ेंगे हम इसको। अब यह क्या है,
रॉलेट एक्ट क्या है और कैसे यह गांधी जी के जीवन से जुड़ा हुआ है। बात 1917 ईस्वी की है। कब की बात है? 1917 ईस्वी की है, जब न्यायाधीश, एक न्यायाधीश थे जिनका नाम था सिडनी रॉलेट। इसकी अध्यक्षता में, ये क्या था? अध्यक्ष था। इसकी अध्यक्षता में एक कमिटी बनी, एक कमिटी बनी और उस कमिटी का नाम था सेडिशन कमिटी। कौन सी कमिटी बनी? सेडिशन कमिटी बनी। सेडिशन कमिटी बनी, इसको राजद्रोह समिति भी कहते हैं। इसका गठन हुआ, किसका गठन हुआ? सन 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक सेडिशन कमेटी या राजद्रोह समिति का गठन हुआ और इसी समिति की अनुशंसा पर मार्च 1919 में, किसकी अनुशंसा पर? इसकी अनुशंसा पर, इस कमेटी की अनुशंसा पर, कब? मार्च 1919 ईस्वी में, मार्च 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट आया कब आया? मार्च 1919 में। 1917 ईस्वी में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन होगी जिसको राजद्रोह या देशद्रोह समिति कहते हैं। देशद्रोह समिति भी कहते हैं। इसका गठन हुआ, सेडिशन कमेटी का गठन हुआ और इसकी अनुशंसा पर मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आया। इसका पूरा नाम क्या था? तो इसका पूरा नाम था क्रांतिकारी और अराजकता अधिनियम। क्रांतिकारी और अराजकता अधिनियम। क्या नाम था इसका? क्रांतिकारी और अराजकता अधिनियम। कब बना? सन 1919 ईस्वी में बना। रॉलेट एक्ट के नाम से आया। किस कमेटी की अनुशंसा पर? तो सेडिशन कमेटी के अनुशंसा पर आया। राजद्रोह या देशद्रोह समिति के अनुशंसा पर बना रॉलेट एक्ट। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सिडनी रॉलेट ने। इस कमेटी की स्थापना कब हुई? तो 1917 में सेडिशन कमेटी की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? सिडनी रॉलेट थे। इसकी अनुशंसा पर मार्च 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट आया जिसका हिंदी में नाम था क्रांतिकारी और अराजकता अधिनियम। इस कानून को कहा जाता है बिना वकील, बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून। बिना अपील का
कानून। रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम है बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून। किसने बनाया? तो सिडनी रॉलेट ने सेडिशन कमेटी की सहायता से मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट बनाया, जिसका नाम था क्रांतिकारी और अराजकता अधिनियम। यह बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का क्या था? कानून था। कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं। अगर आप किसी क्रांतिकारी में गतिविधि में पकड़े गए तो आपको सीधे फांसी होनी थी। और इसको ब्रिटेन की संसद ने, जिसने ब्रिटेन की संसद, संसद का क्या नाम था? तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इसने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने तुरंत पारित कर दिया, तुरंत पारित कर दिया। अब ये बड़ी खतरनाक कानून था भाई। बिना अपील के, बिना दलील के, बिना वकील का कानून। बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून। जिसको मन होता, जब मन होता उठा के ले जाता। उसको वकील रखने का अधिकार नहीं था, अपना पक्ष रखने का अधिकार नहीं था, कोई दलील नहीं सुनता कि क्यों इकट्ठा हुए, किस लिए हुए। और बिना अपील का कोई उसकी पैरवी भी नहीं कर सकता था कि आप क्या हैं, क्यों हैं और किस लिए। अब इस एक्ट की मदद से क्या हुआ? तो क्रांतिकारियों को, जो क्रांतिकारी थे, इनको 2 साल तक कारावास में रखने की छूट सरकार को मिल गई थी। इसको मिल गई थी, कारावास में रखने की छूट सरकार को मिल गई थी। यानी सरकार को मिल गई, किसी को पकड़ो और 2 साल तक कारावास में ठूस दो। किस एक्ट के माध्यम से? रॉलेट एक्ट के माध्यम से। अब जब ये कानून बन गया, रॉलेट एक्ट निर्मित हो गया, तो इसका विरोध होना शुरू किया गया कि आप इनको वकील रखने की आजादी दो, इनकी दलील सुनो, कोई पैरवी क्यों नहीं करेगा, इनकी पैरवी करने दो। इसके लिए विरोध शुरू हो गया। गांधी जी की इच्छा थी कि विरोध शांतिपूर्ण हो। विरोध कैसा हो? शांतिपूर्ण ढंग से, अहिंसात्मक विरोध हो, क्योंकि वो हिंसा के मार्ग पर नहीं, सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग थे। और उनका मानना था कि हम अहिंसा से ही युद्ध जीत सकते हैं, हमें हिंसा करने की जरूरत नहीं थी, हम सत्याग्रह के माध्यम से कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं। और गांधी जी का जब ऐसा मानना था तो इसका विरोध 6 अप्रैल से ही शुरू हो गया। कितने अप्रैल से? 6 अप्रैल से विरोध शुरू हो गया। वर्कर काम पर जाने से मना कर दिए, कई सारे प्रोफेसरों ने जॉब छोड़ दी, दुकानें बंद हो गई, रेलवे के वर्कशॉप बंद कर दिए गए, फैक्ट्रियों में वर्कशॉप बंद कर दी गई, मजदूर काम पर जाना छोड़ दिए। यह घटना आगे बढ़ती चली गई, लोगों का विरोध बढ़ता चला गया और बहुत सारी संचार सुविधाओं को भी हानि
पहुंचाई गई। 10 अप्रैल को पुलिस वालों ने अमृतसर में, क्योंकि घटना है 10 अप्रैल की घटना है, कहाँ की घटना है, अमृतसर की घटना है। 10 अप्रैल को पुलिस वालों ने आंदोलनकारियों को, जो शांतिपूर्ण जुलूस कर रहे थे, उस पर बर्बरतापूर्ण ढंग से प्रहार किया, उनको मार करके भगा दिया। क्योंकि घटना है 10 अप्रैल की घटना है। और इसके बाद, इस घटना के बाद लोग क्या करते हैं, तो लोग बैंक, डाक खानों, रेलवे आदि पर हमला कर देते हैं। जब अमृतसर में घटना होती है, जो शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रहे थे उन लोगों पर बर्बरतापूर्ण हत्या की उनकी, उनको मारा जाता है, उन पर गोलियां चला दी जाती है। उसके बाद लोग बैंकों को, डाकघरों को, रेलवे को आदि को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। लोग भी उग्र हो गए, और जब उग्र हो गए तो 10 अप्रैल के बाद शहर में मार्शल लॉ लागू हो गया। मार्शल लॉ लागू हो गया। मार्शल लॉ क्या होता है, तो यह सेना का शासन, सेना का शासन अमृतसर में क्या किया गया, लगा दिया गया। इसके बाद बात आती है 13 अप्रैल 1919 की। तब की बात है 13 अप्रैल 1919, याद होगा डेट आप लोगों को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की बात है। लोग बैसाखी का पर्व मनाने, किसका पर्व मनाने, बैसाखी का पर्व मनाने अमृतसर के जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। अब लोगों को मालूम ही नहीं था, क्योंकि उस समय संचार की इतनी व्यवस्था नहीं थी, और यह स्थान जालियांवाला बाग शहर से काफी दूर स्थित था। और जब दूर स्थित था तो लोगों को ये नहीं पता चला कि अमृतसर में मार्शल लॉ लागू है, सेना का शासन लागू है। इस बात का फायदा उठाया जनरल डायर ने। किसने फायदा उठाया, जनरल डायर ने। इस बाग, जालियांवाला बाग का एक खासियत है, अंदर में एक कुआं था, और जाने आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, कई सारे रास्ते नहीं थे। चारों ओर ऊंची चार दीवारियां थी। उसके अंदर लोग इकट्ठा हुए थे कि हम बैसाखी का पर्व मनाएंगे। जनरल डायर को ये बात पता चली कि शहर के बाहर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो इसने सैनिकों के साथ आकर गेट को बंद करवा दिया, और 10 मिनट में 1600 चक्र गोलियां चलवाई। चक्र मतलब 1600 राउंड गोलियां चलवाई, और बूढ़े, जवान, बच्चे, निहत्थे सभी को मार डाला। कोई भी इंसान जिंदा अब नहीं बच पाया। जनरल डायर का कहना था कि लोगों में दहशत और विस्मय का भाव। क्या कहा इसने, लोगों में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके, विस्मय और डर और दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव छोड़ना चाहता था। नैतिक प्रभाव
उत्पन्न करना चाहता था। लोगों में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके ये क्या करना चाहता था, लोगों में नैतिकता उत्पन्न करना चाहता था कि आप लोग किसके प्रति, अंग्रेजी शासन के प्रति ईमानदार रहिए, वफादार रहिए। किसने कहा था? जनरल डायर के शब्द, जिसने 10 मिनट में 1600 चक्र गोलियां चलाकर निहत्थों, बूढ़े, बेरोजगार, जवान, जो भी महिलाएं, सभी को मार डाला था। वो कहता है लोगों में दहशत और विस्मय का, आश्चर्य का भाव पैदा कर, डर और आश्चर्य पैदा करके मैं उनको नैतिक सीख दे रहा था, नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता। अब निहत्थों को मारकर ये कैसी नैतिकता चाहता था, आप लोग खुद समझ सकते हैं, कैसा आचरण चाहता था। नैतिक मतलब होता है कि आप कितने नीतिगत हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आपका आचरण कैसा है। तो यह दहशत और विस्मय का भय पैदा करके यह पैदा करना चाहता था, लोगों को समझा करके नहीं। और 13 अप्रैल 1919 को जब ये घटना घटी तो इसको इतिहास में काले अक्षरों में, भारत के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज किया गया। बहुत ही अविस्मरणीय घटना थी। लोगों के जेहन में आज भी जाओगे जालियांवाला बाग घूमने, वहां की दीवारों में आज भी गोलियां धसी पड़ी हैं वैसे ही। ये अंग्रेजों की क्रूरता को दर्शाता है, इनकी बर्बरता को दर्शाता है कि ये कितने क्रूर थे, इनका नेचर कैसा था। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर मुलाकात।